नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, व्याख्याता इतिहास, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो अपना था अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि कहने का मतलब है कि अपनी मध्यकालीन भारत के इतिहास में फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज जो सेकेंड यूनिट का जो हम प्रथम टॉपिक पढ़ेंगे वो है तुगलक वंश, यानी कि गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश अपना कंप्लीट हो चुका है। तुगलक वंश में अपने जो कोर्स और जो सिलेबस में है वो है गयासुद्दीन तुगलक और इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा शासक फिरोज तुगलक, ये अपने सिलेबस में है। तो आज हम चर्चा करते हैं तुगलक वंश। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, और तुगलक वंश से संबंधित जो आज का टॉपिक है उसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है। खिलजी वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का अधिकार हुआ, जिसमें गाजी मलिक ने खुसरू शाह की हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी प्राप्त की और इस प्रकार खिलजी वंश का पतन हुआ और तुगलक वंश का आगमन हुआ। इसमें अपन पढ़ेंगे, पहले अपने शासक हैं तुगलक वंश। जो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का जो शासन रहा वो रहा विद्यार्थियों 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसमें सबसे प्रथम अपने शासक है गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, गयासुद्दीन तुगलक ने एक नवीन राजवंश की नींव डाली, परंतु यह कहना भूल है कि तुगलक किसी नस्ल व वंश का नाम था। गयासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। इस कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक कहा जाने लगा। उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। फरिश्ता के शब्दों में उसका पिता मलिक तुगलक बलबन का एक तुर्की गुलाम था। उसकी माता एक पंजाब की जाटनी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पिता की भांति दिल्ली के सुल्तानों की सेवा की। अपनी योग्यता के बल पर वह प्रगति करता गया। 1315 ईस्वी में गयासुद्दीन ने उसे दीपापुर का सूबेदार तथा सीमा रक्षक नियुक्त किया था। खुसर शाह के समय तक वह अपने उसी पद पर रहा। उसके पश्चात खुसरो शाह को समाप्त करके 8 सितंबर 1320 को वह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने वंश के नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। शासन ग्रहण करने के बाद गयासुद्दीन के सामने अनेक समस्याएं, देश के विशाल हिस्सों में न केवल शाही शासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र भी बहुत कमज़ोर पड़ गया। अपने अल्प अवधि के शासन में उसने इसमें से कुछ समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया। उसका पहला कार्य था, ये उसका प्रारंभिक जीवन हो गया। दूसरा है उसका विजय अभियान। गयासुद्दीन ने दक्कन में सल्तनत का अधिकार पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपने बेटे जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में बारगल के काकातीय शासक के विरुद्ध 2 अभियान भेजे। पहले अभियान में काकातियों ने बहादुरी के साथ लड़कर शत्रु की सेना को पराजित कर दिया, लेकिन दूसरे अभियान में काकातियों को आत्मसमर्पण करने पर विवश होना पड़ा। फलस्वरूप दस्तावेजों से पता चलता है कि 1323 ईस्वी में राजकुमार जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बाबर के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया। इसके बाद उसने उड़ीसा राज्य पर भी अधिकार कर लिया। उड़ीसा राज्य पर भी अपना हमला किया, जो इतना सफल नहीं हुआ। 1324 ईस्वी में सुल्तान ने स्वयं बंगाल के एक अभियान का नेतृत्व किया, जो कि बलबन की मृत्यु के बाद से एक स्वतंत्र राज्य था। इस अभियान में उसने पूर्वी व दक्षिणी बंगाल पर विजय प्राप्त की। ये इसका छोटा सा
कार्यक्रम था किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। अब देखिए गयासुद्दीन की मृत्यु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के विषय में विद्वानों में भारी मतभेद है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, बेलजुल हैंग मजूमदार इत्यादि विद्वान कहते हैं कि उसका पुत्र जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, जबकि डॉक्टर बीपी सक्सेना, डॉक्टर मेहंदी हुसैन सुल्तान की मृत्यु को एक दुर्घटना मानते हैं तथा गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। ये अपने गयासुद्दीन का छोटा सा कार्यकाल है जिसके बारे में आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट शासक और नेक्स्ट टॉपिक ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल है 1325 से 1351 ईस्वी तक। इसमें प्रथम टॉपिक देखिए राज्यारोहण। अपने पिता की मृत्यु के 3 दिन पश्चात फरवरी 1325 ईस्वी में जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा। तत्पश्चात उसने दिल्ली में प्रवेश किया। इस अवसर पर सभी ने उसका स्वागत किया। उसने भी उदारतापूर्वक अपनी प्रजा में सोना चांदी बांटा, सरदारों को उच्च पद वितरण किए। उसने अपने पिता की मृत्यु में मोहम्मद तुगलक का कुछ भी हाथ रहा हो अथवा न रहा हो, परंतु उसके सिंहासन पर बैठने का विरोध किसी ने नहीं किया, जबकि उसके तीनों भाई जीवित थे। संभवतः मध्यकालीन भारत के शासकों में चरित्र व नीतियों की दृष्टि से कोई शासक इतना विवादपूर्ण रहा जितना मोहम्मद बिन तुगलक रहा। उसका 26 वर्षीय शासन उचित ढंग से निर्मित किंतु गलत ढंग से क्रियान्वित की गई विनाशकारी योजनाओं और कार्यों की एक रोचक किंतु दुखद कहानी है। उसका मस्तिष्क नई नई योजनाएं बनाने में जितना तेज था उतना ही जनता की मनोवृत्ति समझने में मंद था। वह जनता से ऐसी घनिष्ठता तथा पारस्परिक सहानुभूति कभी स्थापित नहीं कर सका जो उसकी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। उसकी समस्त योजनाएं और कार्य भयंकर रूप से असफल सिद्ध हुए। उनके अत्यंत विनाशकारी परिणाम निकले, जिनके फलस्वरूप पूरे साम्राज्य में उसके विरुद्ध असंतोष व शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो गया। इन सब के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है, क्योंकि उसके समय से ही वह विस्तार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई, किंतु साथ ही उसके समय में ही विद्रोह की ऐसी श्रृंखला प्रारंभ हुई जिन्होंने सल्तनत की नींव को पूर्णतः हिलाकर रख दिया। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में देश में राजनीतिक प्रशासनिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए, किंतु वह अपने प्रयत्नों में पूर्णतः असफल रहा। उसकी मृत्यु के समय तक बहुत सारा प्रदेश दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गया और अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। यह हो गया उसका राज्यारोहण और उसकी प्रारंभिक स्थिति। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक की विभिन्न योजनाएं, जो विशेषतः अत्यंत विवाद का कारण रहा। योजनाएं तो अच्छी थी विद्यार्थियों, परंतु वो सभी की सभी योजनाएं समय से पहले की और उन योजनाओं को लागू करने का जो सिस्टम था मोहम्मद बिन तुगलक का वो उचित नहीं था। इसलिए योजनाएं अच्छी होते हुए भी लोगों का जनता को फ़ायदा मिलने की बजाय जनता को उसका अत्यंत नुकसान हुआ, जिससे लोग मोहम्मद बिन तुगलक के अत्यंत विरोधी हो गए और विद्रोह का माहौल उत्पन्न हो गया, जो तुगलक वंश के पतन में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। अब विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक की विभिन्न योजनाएं, जिसमें प्रथम योजना देखिए राजस्व सुधार। शासनारोहण के उपरांत शीघ्र ही मोहम्मद तुगलक ने राजस्व सुधार करने के लिए अनेक कानून बनाए।
सर्वप्रथम उसने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने अपने सूबों को हिसाब रखने का आदेश दिया। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि साम्राज्य के सभी प्रदेशों में समान लगान व्यवस्था लागू की जाए, कोई भी गांव लगान देने से मुक्त न हो। इसी क्रम में विद्यार्थियों दूसरी योजना है 2 आप में कर वृद्धि। इसका समय है 1325 ईस्वी से 1327 ईस्वी के मध्य। अपनी आय में वृद्धि के लिए 2 आप में कर बढ़ाना मुसलमानों का सुल्तान का दूसरा सुधार था। फरिश्ता के अनुसार यह कर 3 या 4 गुना अधिक था। एल.सी. श्रीवास्तव इस कर के बारे में लिखते हैं कि सुल्तान अपनी आय में 5 से 10% तक वृद्धि करना चाहता था। इसके लिए वह भूमि कर नहीं बल्कि मकानों, चारागाहों पर अन्य कर बढ़ाना चाहता था। वास्तविकता कुछ और भी रही हो, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि कर में वृद्धि की गई। जिस समय 2 आब में वृद्धि की गई वहाँ सूखा व अकाल पड़ गया। अतएव किसानों ने कृषि छोड़कर चोरी डकैती का पेशा अपना लिया। लगान अधिकारियों ने बहुत कठोरता से कर वसूला, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हो गए। सुल्तान ने बड़ी कठोरता से विद्रोह को दबाया। इसका सबसे बुरा परिणाम ये हुआ कि सुल्तान प्रजा में पूर्ण रूप से अप्रिय हो गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना। नेक्स्ट योजना कृषि की उन्नति का प्रयत्न। मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग खोला। उसका नाम दीवान-ए-कोही रखा गया। इस विभाग के लिए 60 वर्ग मील का एक भूखंड चुनकर उसमें क्रमशः विभिन्न फसलें बोई गईं। प्राय 3 वर्ष में 70 लाख टका रुपए व्यय किया गया। यानी कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 70 लाख टका रुपए खर्च किए गए, किंतु सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना, समय की कमी के कारण यह योजना सफल न हो सकी। 3 वर्ष बाद मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना का परित्याग करना पड़ा। अगली योजना है विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है अपना, कहने का मतलब है राजधानी परिवर्तन। 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के मध्य राजधानी परिवर्तन सुनने मात्र से ही लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इतने लार्ज स्केल पे लोगों को ट्रांसफ़र करना एक अव्यवस्थित सी योजना लगती है। देखिए चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राजधानी परिवर्तन दिल्ली को छोड़कर देवगिरी, यानी कि दिल्ली को छोड़कर देवगिरी का मतलब विद्यार्थियों दक्षिण, देवगिरी यानी दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रोग्राम था। सुल्तान ने इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के अनेक कारण, सुल्तान ने जो ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया, इसमें इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं, जिसके अलग अलग रीजन्स हैं जो इस प्रकार हैं। कई कारण माने जाते हैं। देवगिरी का साम्राज्य में केंद्र होना, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत के शासन संगठन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा, दक्षिण भारत की समृद्धि का लालच, सद्भावना, यहाँ के मुस्लिम संस्कृति, वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति स्थापित करने की लालसा, ये सभी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करे थे। क्या कारण था? कारण ये रहे कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण की राजनीति में इंटरेस्ट लेना, दौलताबाद का केंद्र में स्थापित होना, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, दक्षिण भारत का जो धन था वो बार बार उसको लालच दे रहा था और दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना चाहता था। ये सारे कारण इतिहासकारों ने बताए हैं कि भी इन रीजन से मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन करना चाहते। इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों आगे, सुल्तान ने दिल्ली की समस्त जनता को अपने सामान सहित दौलताबाद जाने के आदेश दिए। दिल्ली उजड़ गया। बन्नी लिखते हैं कि तबाही इतनी भयानक थी कि शहर की इमारतों, उनके महलों,
उनके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली व कुत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। कहने का मतलब है इतना सन्नाटा छा गया था। इसी क्रम में इब्न बतूता लिखते हैं कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों में एक लंगड़ा व अंधा व्यक्ति ही प्राप्त हुआ। लंगड़े को मार दिया गया, अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया, जिससे उसका दम निकल गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, इतिहासकार इसामी लिखते हैं कि उसने शहर यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली शहर को जला देने व सभी जनता को उसके बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु A.L. श्रीवास्तव के अनुसार ये कहानियाँ वास्तव में सच नहीं है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 700 मील यानी कि 950 किलोमीटर थी। वहाँ लंबी सड़क पर छायादार वृक्ष लगवाए गए। जनता के लिए प्रत्येक 2 मील पश्चात रुकने व खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त जनता के लिए अनेक सुविधाएं करनी पड़ी, किंतु फिर भी इतना सब होने के बाद भी सुल्तान की ये योजना सफल न हो सकी। सुल्तान ने जब ये देखा कि योजना विफल हो गई, तब उसने लोगों को दौलताबाद से दिल्ली अपने घरों में लौटने की आज्ञा दी, किंतु दिल्ली अब केवल आंशिक रूप से ही पुनः बस सकी। अनेक वर्षों तक अपनी समृद्धि व वैभव को प्राप्त करने में लग गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अगला अपना पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित करना। उसका समय है 1329 से 1330 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सुंदर सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित कर दिया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का चलन उसकी एक विशिष्टता रही। इसके अनेक कारण माने जाते हैं। नंबर 1, राजकोष में बहुमूल्य धातुओं का अभाव था। नंबर 2, अकाल व दोआब में कठोर कर नीति से सुल्तान की आय में कमी हो गई। नंबर 3, भारत के दूरस्थ प्रांतों तथा कुछ बाह्य देशों को जीतने के उद्देश्य से वह अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता था। अगला पॉइंट, मोहम्मद को नए प्रयोगों का बड़ा शौक था। वह भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ करना चाहता था। इसी क्रम में नेक्स्ट है, शायद उसे चीनी व ईरानी शासकों से प्रेरणा मिली थी कि 13वीं शताब्दी में अपने अपने देशों में सांकेतिक मुद्रा जारी की जाए। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, भारत में तो बहुत कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन में लाया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाए और फरिश्ता के अनुसार ये सिक्के पीतल के थे। सुल्तान ने उनका मूल्य चांदी के टंका, जो उसके समय में एक सिक्का चलता था, टंका के बराबर रखा, परंतु उसकी यह योजना पूर्णतः असफल हो गई। बर्नी लिखते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टंकशाला बन गया, परंतु हिंदू ही क्यों, मुसलमान भी इस लोभ से वंचित नहीं रहे। प्रजा ने पीतल व तांबे के सिक्कों में कर व लगान दिया। अपने घरों में चांदी व सोने के सिक्के इकट्ठे कर सुरक्षित रख लिए, जो राजकोष के लिए एक भारी घाटा था। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार चौपट हो गया, चारों तरफ भयंकर अव्यवस्था फैल गई। सुल्तान ने इस योजना की असफलता को देखकर सरकारी टंकशाला द्वारा जारी की गई सभी सांकेतिक मुद्रा को वापस ले लिया। व्यक्तियों को उनके बदले चांदी व सोने के सिक्के दिए गए, जिससे राजकोष पर और घाटा पड़ा और प्रभाव पड़ा, नुकसान हुआ राजकोष का। इस असफलता का मूल कारण सुल्तान की भूल थी। उसने ये सिक्के ऐसे नहीं बनवाए जिनकी नकल करना संभव न होता, क्योंकि उसने सिक्के ही ऐसे बनाए तो प्रत्येक घर एक टंकशाला बन गया। विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक यहीं तक। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक की विजय योजनाएं और उसके समय के विद्रोह। थैंक यू।